हेलो एस्पिरेंट्स। आलोक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज है, जिसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास किया जाता है। और इसी उत्तर लेखन अभ्यास की तरह हमारी एक माह सीरीज चल रही है, मेंस आंसर अप्रोच सीरीज, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 से रिलेटेड क्वेश्चनों का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। तो आज का यह 13वां सत्र है। और सत्र प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से किस खंड को लिया है। तो आज हमने उपन्यास खंड के प्रश्न पत्र 1 से उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जयेंद्र, यशपाल, रेणु, भीष्म सानी और प्रश्न पत्र 2 से प्रेमचंद की गोदान, यशपाल की दिव्या, रेणु की मैला आंचल एवं मन्नू भंडारी की महाबोध से हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का ये 57वां प्रश्न है और इससे पहले 1 से लेकर 56 तक के प्रश्न हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। रंगभूमि उपन्यास की मूल समस्या पर विचार कीजिए। जैसे आप सभी को पता है कि रंगभूमि 1925 में लिखा गया उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और इस उपन्यास में पूंजीवादी और भारतीय गांव की प्रथम टकराहट के बारे में बताया गया है। और इसमें एक नायक सूरदास, जो कि गांधीवादी मूल्यों को लेकर चलता है, उसे दिखाया गया है। यह एक किसान होता है। और इसमें 3 अन्य पात्र चरित्र हैं, जो है भरत सिंह, विनय और महेंद्र। इन तीनों के सामंती चित्र को बताया गया है कि किस तरह से इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन से ये जुड़े रहे। और इस रंगभूमि के अंदर स्वाधीनता संग्राम के वर्गीय चरित्र को भी दिखाया गया है। तो चलिए इसके परिचय देखते हैं कि किस तरह से हम लिखेंगे। कि प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि की मूल समस्या औद्योगिकरण की है। पराधीन भारत में उद्योगपति, जौन सेवक और किसान सूरदास के माध्यम से उन्होंने औद्योगिकरण बनाम ग्राम समाज का मुद्दा उठाया है। इसकी संरचना में लिखेंगे कि प्रेमचंद ने मूलतः इस उपन्यास में छल और बल से औद्योगिकरण के पांव पसारने की ऐतिहासिक प्रक्रिया का चित्रण किया है, जो भारतीय किसान को मजदूर में तब्दील करता जा रहा था और अनेक प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विसंगतियों को जन्म दे रहा था। अगला, मील के परदेसी मजदूर, जिन्हें ना बिरादरी का भय था, ना संबंधियों का लिहाज, दिन भर तो मील का काम करते, रात को ताड़ी शराब पीते, जुआ नृत्य होता था। ऐसे स्थानों पर कुलटाएं भी आ पहुंचती हैं। यहाँ भी एक छोटा मोटा चकला आबाद हो गया था। प्रेमचंद इस उपन्यास में यह नहीं मानते कि अंग्रेजी राज के समाप्त होते ही औद्योगिकरण की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। वे मानते हैं कि यह समस्या तथा शहरीकरण और कच्ची बस्तियों के सवाल आगे भी बने रहेंगे। इन समस्याओं का समाधान अलग से करना होगा। इसके नीचे में लिखेंगे कि रंगभूमि में प्रेमचंद जी ने औद्योगिकरण का विरोध कराकर अंततः उद्योगों को खोलने दिया है। वे जानते थे कि समाज की अगली दिशा वैज्ञानिक प्रगति की दिशा है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह 58वां प्रश्न है। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का आकलन कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें हम बताएंगे कि प्रेमचंद के द्वारा किस तरह से उपन्यास में उसका कार्यकलाप कर दिया गया है और किस तरह से प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यास थे उनमें लिखे जा रहे थे भारी ढांचे के उपन्यास, लेकिन उनमें यथार्थवादी दृष्टिकोण देखें तो वह बेहद अविकसित थे। और अगर देखें तो प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यास थे वह तिलस्मी उपन्यास और अय्यारी उपन्यास थे, जो मनोरंजक के लिए थे। लेकिन प्रेमचंद ने उपन्यास की दुनिया में क्या करा कि उसे समाज का चरित्र दिया।
और उन्होंने एक समाज की ऐसी एल्बम बना दी कि अगर उस समय के अगर इतिहास भी गायब हो जाए तो इन उपन्यासों को पढ़कर उस समय के इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। तो देखते हैं इसका परिचय हम किस तरह से प्रारंभ करेंगे। इसके परिचय में लिखेंगे कि प्रेमचंद ने अपने 20 वर्षों के काल में हिंदी उपन्यास की परंपरा को कई स्तरों पर संशोधित व परिमार्जित किया है। उनके योगदान को रेखांकित करते हुए प्राय कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास की क्रमभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया है। तो प्रेमचंद के योगदान को अब हम इन पॉइंट्स में देखेंगे कि पहले उद्देश्य स्तर पर उन्होंने क्या बदलाव किया, फिर विषय वस्तु स्तर पर उन्होंने क्या बदलाव किया, दृष्टिकोण के स्तर पर उन्होंने क्या बदलाव किया, शिल्प संरचना में उन्होंने पात्रों के स्तर पर, भाषा के स्तर पर और घटनाओं के स्तर पर क्या बदलाव करे। तो प्रथम परिवर्तन उद्देश्य में किया, क्योंकि इसी से पहले के उपन्यास मुख्यतः मनोरंजन या उपदेश देने को ही उपन्यास का उद्देश्य मानते थे। प्रेमचंद ने जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों की मनोरंजन प्रियता को चुनौती दी और बताया कि उपन्यास का उद्देश्य मानव चरित्रों के यथार्थ का निरीक्षण करना व सामाजिक समस्याओं पर चोट करना होना चाहिए। दूसरा परिवर्तन उन्होंने विषय वस्तु के स्तर पर किया। उन्होंने स्पष्ट माना कि ऐतिहासिक उपन्यासों या तिलस्मी जासूसी उपन्यासों की विषय वस्तु समाज के लिए उपयोगी नहीं है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखा और स्पष्ट किया कि समाज के वास्तविक जीवन से ही विषय वस्तु होनी चाहिए। उदाहरण के लिए सेवा सदन में गोदान, गबन, निर्मला जैसे गोदान में किसान समस्या और अविवाह, अमिल विवाह, इन सब के बारे में बताया गया है। अगला तीसरा परिवर्तन उपन्यास में निहित दृष्टिकोण में किया। इससे पहले के उपन्यास या तो आदर्शवाद में डूबे होते थे या फिर रोमांचक, जुदाई और सनसनीखेज कल्पनाओं में। तब हिंदी उपन्यास का यथार्थवाद से गहरा संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। प्रेमचंद ने घोषित तौर पर आदर्श उन्मुख यथार्थवाद को चुना। इसके अंतर्गत वे सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं जो आदर्शवाद के समाधान के साथ समाप्त होता है, जो गोदान में होरी की त्रास मृत्यु के साथ हिंदी उपन्यास में शुद्ध यथार्थवाद को स्थापित करता है। एवं इसका श्रेय प्रेमचंद को जाता है, क्योंकि इससे पहले जो उपन्यास थे वह एक आदर्शवाद उपन्यास और मनोरंजक उपन्यास लिखे जाते थे। लेकिन हाँ, आपको स्टार्टिंग में प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्श उन्मुख दिखेगा, लेकिन अंत में आते आते वह एक यथार्थवाद के रूप में इसे स्थापित करते हैं। अगला उपन्यास की शिल्प संरचना में प्रेमचंद ने मुख्यतः 3 स्तरों पर परिवर्तन किए हैं। पात्रों के स्तर पर प्रेमचंद ने पहले जो उपन्यास थे वे चरित्र प्रधान रचनाओं की कोई परंपरा नहीं थी। इनसे पहले की हिंदी उपन्यास चरित्रों की दृष्टि से कमजोर थे। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के चरित्र अति प्राकृतिक उपन्यास थे, तो जासूसी उपन्यासों के चरित्र असाधारण थे। उपदेशात्मक उपन्यासों में वे या तो अच्छे होते या फिर बुरे होते थे, किंतु प्रेमचंद के उपन्यासों में हर चरित्र अच्छाइयों व बुराइयों का संश्लिष्ट मिश्रण है, जैसा कि जीवन में सचमुच होता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, उन्होंने एक प्रसिद्ध कथन लिखा कि मैं चरित्रों को अपने बच्चों के समान समझता हूँ व उनकी शुरुआती परवरिश करता हूँ, किंतु किसी भी पिता की तरह मैं नहीं बता सकता कि वे आगे चलकर कैसे बनेंगे। अगला भाषा के स्तर पर पहले के उपन्यासों की भाषा सहज व साधारण नहीं थी, क्योंकि भारत हिंदू युग में खड़ी बोली स्वयं संक्रमण काल से गुजर रही थी एवं आरंभिक लेखक प्रभावपूर्ण भाषा के नाम पर कृत्रिम व लच्छेदार भाषा लिखने की कोशिश करते थे। प्रेमचंद ने भाषा को आतंक का नहीं संप्रेषण का माध्यम बनाया। आम बोलचाल की भाषा को ही उन्होंने साहित्य की भाषा में रूपांतरित किया। तीसरा, घटनाओं के स्तर पर प्रेमचंद ने ना तो रोमांचक उपन्यासों की तरह घटनाओं की भीड़ को इकट्ठा किया और ना ही कारण कार्य संबंध से रहित घटनाओं
को स्वीकार। उनके यहाँ घटनाएं सामाजिक स्थितियों की प्रतीक बनकर आती हैं। तो इसका निष्कर्ष लिखेंगे हम कि कुल मिलाकर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी उपन्यास की शिशु परंपरा को प्रेमचंद ने एक झटके में परिपक्वता के स्तर पर पहुंचा दिया। जो विकास सामान्य गति से संभवतः एक शताब्दी में होता, उसे उन्होंने 2 दशकों में ही पूरा कर दिया। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का ये हमारा 59 क्वेश्चन है। राजनीति और अपराध के आपसी संबंधों की औपन्यासिक प्रस्तुति के रूप में महाभोज पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो जैसा आपको पता है कि जो महाभोज है वो मन्नू भंडारी का उपन्यास है, और इस उपन्यास में 1967 के बाद भारत में राजनीति के में तेजी में होते हुए परिवर्तनों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से परिस्थितियों के बदलते हुए लोकतंत्र जो है वो किस तरह से भीड़ तंत्र में बदलता गया है, और बाहरी जीवन के स्थान पर व्यक्ति के आंतरिक जगत की मनोविश्लेषण के बारे में भी बताया गया है। तो देखते हैं इसका परिचय हम किस तरह से प्रारंभ करेंगे। इसका परिचय लिखेंगे कि महाभोज राजनीतिक विषयों पर लिखे गए हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास में मनु भंडारी ने आपातकाल के बाद के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का प्रमाणिक चित्रण किया है। संरचना में लिखेंगे कि इस उपन्यास में भारतीय राजनीति में व्यापक अवसरवादिता, जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के साथ साथ राजनीति और अपराध के आपसी संबंधों की भी गहन पड़ताल की गई है। लेखिका ने अलग अलग घटनाओं और चरित्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार जुर्म और सियासत एक दूसरे पर टिके हुए हैं। अगला, दास साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए जोरावर जैसे अपराधी को संरक्षण दिया हुआ है, और तो और वह जोरावर को बचाने के लिए सक्सेना जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी को उत्पीड़ित करते हैं। अगला, दूसरी ओर वरिष्ठ राजनेता सुकुल बाबू हैं जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मारपीट और खून खराबा उनके लिए चुनावी अभियान का अभिन्न अंग है। उपन्यास में बीसू की मौत और बिंदा का शोषण भी सत्ता और जुर्म की मिली भगत का ही परिणाम है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे, उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि महाभोज राजनीति और अपराध के संबंधों का सूक्ष्म विश्लेषण कर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियों को उजागर करता है। तो आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। यह 60वां प्रश्न है। हिंदी उपन्यासों के विकास में यशपाल के योगदान पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यशपाल के बारे में आप ही को पता है कि उन पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है, और वह प्रगतिवादी उपन्यास लिखते थे जो स्वाधीनता संग्राम में वह क्रांतिकारी गतिविधियों में भी लिप्त थे। अगर आपने यशपाल के बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि उपन्यास की दुनिया में समाजवादी उपन्यासों को बल यशपाल ने ही दिया है। तो देखते हैं इसका परिचय हम किस तरह से लिखेंगे कि प्रेमचंद के बाद यशपाल ही ऐसे सशक्त उपन्यासकार हैं जिन्होंने समाज से सीधा टक्कर ली है। उन्होंने सामाजिक विषमताओं, असंगतियों और विकृतियों का पर्दाफाश किया है। यशपाल ने उपन्यासों में जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक। उनकी दृष्टि गई है एवं यही दिखता है कि वह समाजवादी यथार्थवादी के लेखक हैं। वास्तविक अर्थों में समाजवादी उपन्यास प्रेमचंद उत्तर युग में लिखे गए। यशपाल इस धारा के केंद्रीय लेखक हैं जिन्होंने उपन्यास में एक विचारधारा को मजबूती प्रदान की है।
इनके उपन्यासों की मुख्य विशेषताएं जिनके द्वारा उन्होंने जो योगदान दिया उपन्यास में, कि उन्होंने उपन्यास में आर्थिक समस्याओं, विशेषतः गरीबी व शोषण को कथा वस्तु का आधार बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त धर्म व सांप्रदायिकता जैसी मिथ्या चेतनाओं पर भी चोट की है। उदाहरण जैसे झूठा सच के अंतर्गत उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को दिखाया है कि आज़ादी के समय किस तरह से दंगे हुए। और ये कुछ एक पंक्ति है, मनुष्य भोगता नहीं करता है, संपूर्ण माया मनुष्य की क्रीड़ा है। अगला, मानव की महिमा का चित्रण किया है। उन्होंने दिव्या में स्पष्ट किया है कि समाज की हर समस्या स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित है और यदि मनुष्य विद्रोह करने की ताकत रखता हो तो वह बड़े से बड़े ढांचों को तोड़ सकता है। ये कुछ पंक्तियां, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। अगला, मानववादी विश्वास के अंतर्गत यशपाल ने अपनी काफी ऊर्जा उन अलौकिक विश्वासों को खंडित करने में लगाई है जो मानववादियों को खटकते हैं। भारत के 9 दर्शनों में से चार्वाक अथवा लोकायत एकमात्र दर्शन है जो भौतिकवाद को अपनाता है तथा सभी पारलौकिक विश्वासों को खंडित करता है। इसकी कुछ पंक्तियां, भाग्य का अर्थ है मनुष्य की विवशता और कर्मफल का अर्थ है कष्ट और विवशता के कारण का अज्ञान। भद्दे, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ नहीं है। अगला, वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को उसके जन्म के संयोग पर निर्भर बना देती है। अयोग्य व्यक्ति यदि उच्च वर्ण का हो तो भी अवैध रूप से प्रतिष्ठा पाता है, जबकि कोई योग्य व्यक्ति निम्न वर्ग का हो तो मात्र उस मात्रा से अपनी सारी संभावनाएं खो बैठता है, जो समाज में शोषण एवं वंचन पैदा करती है। उदाहरण, पृथुसेन के माध्यम से वर्ण व्यवस्था की पीड़ा को दिखाया है यशपाल ने परंपरागत स्त्री पुरुष संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, जैसा क्यों फंसे। इसमें क्यों फंसे उपन्यास है उनका, जिसमें उन्होंने स्त्री और पुरुषों के संबंधों के बारे में काफ़ी प्रश्न उठाए हैं और स्त्री को मजबूत होता बताया है कि भाई स्त्री को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगला, नारी चेतना पर जोर दिया है। जब नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी तो वह खुद का एवं बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। अगला, इन उपन्यासों की भाषा शैली को सामान्यतः सरल बनाया है ताकि ये निम्न वर्ग को संघर्ष हेतु प्रेरित करने के लिए उत्साहित कर सके, वह उससे अपने आप को जोड़ सके। भाई यशपाल ने भाषा भी उपन्यास के अंदर ऐसी रखी है कि जो निम्न वर्ग है वो अपने आप को इससे रिलेटेड कर सके और वह इसे पढ़ने में सहज हो सके और इसे पढ़कर वह किस क्रांतिकारी गतिविधियां अपने शोषण के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां कर सके। तो इसके निष्कर्ष में हम लिखेंगे, अतः कहा जा सकता है कि यशपाल ने उपन्यास में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी विचारधारा को मजबूती दी है। प्रेमचंद के बाद समाज से टक्कर लेने वाले यशपाल ने अपने उपन्यासों में शोषित के मानवीय दृष्टिकोण, सहानुभूति, व्यक्ति स्वतंत्रता एवं उदारता आदि मूल्यों को चित्रित किया है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। और इसी तरह के वीडियो को लाइक करते रहिए एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।